Assalamu alaikum ji, please. Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin today's class. So as you can see on screen, कल वाली slide मैंने यहाँ पे खोली भी है because yesterday we started with the concept of life cycle costing, and I discussed the limitations of periodic costing. That periodic costing focus on current period, and periodic costing accumulate current period revenues with current period expenses, and it gives you current period profit. It does not tell you about the future profits. So in order to address its limitations, we introduced a concept of life cycle costing. In life cycle costing, the focus is on the complete life cycle rather than only one period. So what life cycle costing does, it accumulates all the cost for the entire life cycle of a product, and it accumulates all the revenues for the entire life cycle of the product, and then we calculate life cycle profit or life cycle loss on the basis of that, and that comes under product life cycle analysis. Product life cycle, we already discussed, comprise of 5 different stages. We started with research and development, and then we proceed to the introduction, and then growth, and then maturity, and then decline. And yesterday we talked about that each of this stage of the product life cycle may varies from 1 year or 2 year, and the whole product life cycle may vary from like 1 year to 10 years or 20 years. It depends from the product to product. और फिर हमने मैकेनिक्स डिस्कस किए थे कि हम सबसे पहले लाइफ साइकिल एनालिसिस में प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को एस्टिमेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके लाइफ साइकिल कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, और उसके बाद हम रेवेन्यूज को एस्टिमेट करेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट लाइफ साइकिल रिटर्न. और उसके बाद 2 चीजें रह गई थी, और बेसिकली यही 2 चीजें आज की क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट होगा. हमने कल एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था, तो आज की क्लास में ये जो 2 आइटम्स रह गए थे थ्योरेटिकली, इसको हम डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए थे. सो व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स? अब कल जब हमने ये बात की कि लाइफ साइकिल एनालिसिस में अल्टीमेटली हमें पता लग जाता है लाइफ साइकिल रिटर्न्स. लाइफ साइकिल रिटर्न्स और लाइफ साइकिल प्रॉफिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइकिल रेवेन्यूज एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट. अब जाहिर सी बात है, आप क्या करना चाहेंगे? आप इन रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहोगे. आप चाहोगे कि अगर वो रिटर्न्स लाइफ साइकिल बेसिस पे जो रिटर्न्स आपने कैलकुलेट किए हैं, और ये सारे एस्टिमेटेड हैं, अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, तो अगर आपको ये लगता है कि लाइफ साइकिल रिटर्न्स कम हैं, या लाइफ साइकिल रिटर्न्स है ही नहीं, या लाइफ साइकिल रिटर्न्स नेगेटिव में हैं, तो बिफोर गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट, डेफिनेटली यू विल वांट टू मैक्सिमाइज दिस रिटर्न ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब चूंकि अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया नहीं है, तो मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल है, और किस तरह पॉसिबल है, यही हमने 3-4 पॉइंट्स आज की क्लास में डिस्कस करने हैं. तो मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ उस रिसोर्स पे जिससे हम ये टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं. अच्छा, इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजीज पे जाऊं, ठीक है जी, इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजीज पे जाऊं, एक पॉइंट छोटा सा हम यहाँ से क्लियर करते हैं, और वो पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट्स हैं वो दे आर नॉट इवनली स्प्रेड थ्रू इट्स लाइफ. एक रिसर्च है, और उस रिसर्च के मुताबिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90% of the product life cycle costs are determined by decisions made early in the cycle. हम ये कहना चाह रहे हैं कि 90% of the cost आपके उन decisions पे dependent है जो आप early in the cycle कर रहे हैं, right? अब इसको हम यूं भी एक्सप्लेन करते हैं कि कॉस्ट ज्यादातर ऑब्वियसली लगनी तो तभी स्टार्ट होगी जब आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपकी कॉस्ट पहले ही लॉक इन हो जाती है. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट लॉक इन.
तो जब आप एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं, जब आप उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जब आप उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोसेसेस को डिजाइन कर रहे होते हैं, और ये कौन सी स्टेज है? ये वो स्टेज है जो कि अभी अर्लियर स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसमें आपने प्रोडक्ट को अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया. यू आर एक्चुअली इनटू द डेवलपमेंट स्टेज वेयर यू आर मेकिंग द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, यू आर मेकिंग अ प्रोटोटाइप and you are making various decisions related to the processes. और आप अभी इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे हैं, सेटअप कॉस्ट लगा रहे हैं. सो ये वो सारे कॉस्ट हैं जो आप अर्लियर इन द लाइफ साइकिल जो है वो इनकर कर रहे होते हैं. अच्छा, अब इसमें डेफिनेटली जितना कॉम्प्लेक्स आप डिजाइन बनाएंगे किसी प्रोडक्ट का, जितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होंगे, तो एक्चुअली आगे जाके उतनी ही ज्यादा कॉस्ट लगेगी. तो सिर्फ एक पॉइंट आप अब यहाँ पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं, और वो ये है कि 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो लगती है उन डिसीजंस की वजह से जो आप लाइफ साइकिल के शुरू में ले लेते हैं. तो अगर आप लाइफ साइकिल के शुरू में अच्छे डिसीजंस ले लें, तो इसका मतलब है आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. और कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि आप जो है वो अल्टीमेटली अपना रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं. राइट जी. तो इस पॉइंट के बाद अब हम उन स्ट्रैटेजीज पे आते हैं जिन स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम जो रिटर्न है अपने लाइफ साइकिल का, उस रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो आपके इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, मैं बारी बारी ये पॉइंट्स पढ़ देता हूं. तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिजाइन कॉस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट. अब इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि डिजाइनिंग कॉस्ट को खत्म कर दें, बल्कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि अपने कुछ कॉस्ट को डिजाइन के थ्रू आउट कर दें. यानी कि डिजाइन ही ऐसा बनाएं, डिजाइन ही इतना सिंपल हो कि बहुत सारी कॉस्ट जो है उसकी वजह से ना लगे. ये उसी पॉइंट को corroborate करता है जिसमें हमने ये कहा कि 90% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट वर ऑफन इनकर्ड एट द डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज. देखें जी, अगर एक घर 5 मंजिला बनाना है तो उसके लिए उसका जो नक्शा होगा और उसके लिए जो बुनियादों की रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उसी हिसाब से होंगी. 2 मंजिला बनाना है तो उसी हिसाब से उसकी बुनियाद होगी, 1 मंजिला बनाना है तो उसी हिसाब से उसकी बुनियाद होगी. तो जब आप डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेजेस पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली डिजाइन ही तो बहुत सारी चीजें डिटरमिन करता है. डिजाइन ही ये डिटरमिन करता है कि कितने कंपोनेंट्स लगेंगे, डिजाइन ही डिटरमिन करता है कि प्रोडक्शन मेथड क्या होगा. लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिजाइन के थ्रू अपनी कुछ कॉस्ट को एलिमिनेट कर दें. आप डिजाइन ऐसा करें कि 10 कंपोनेंट्स की बजाय 8 कंपोनेंट्स लगें. डिजाइन ऐसा करें कि उसमें जो मेथड हो प्रोडक्शन का वो सिंप्लीफाइड हो. और इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है वैल्यू इंजीनियरिंग एंड अदर थिंग्स. ये अभी हमने अलग से पढ़ना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एम्फसाइज नहीं करूंगा. तो अब पॉइंट क्या बना? पॉइंट ये बना कि अगर आप अपने लाइफ साइकिल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द वे इज टू मिनिमाइज द लाइफ साइकिल कॉस्ट. And how you can minimize the life cycle cost? One of the way is to design cost out of the product. अपने प्रोडक्ट में से कुछ कॉस्ट को आउट कर दें. किस तरह? डिजाइन के थ्रू. डिजाइन ऐसा बनाएं कि कुछ कॉस्ट बच जाए. ठीक है जी. ये एक पॉइंट है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि कंपनी यूज कर सकती है लाइफ साइकिल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए. नेक्स्ट, मिनिमाइज द टाइम टू मार्केट. अब देखें, हम बात कर रहे हैं एक कंपैरेटिव वर्ल्ड की, एक कंपैरेटिव वर्ल्ड की. तो यू आर इन अ कंपैरेटिव वर्ल्ड. तो अगर आप मार्केट में आने में और प्रोडक्ट को लॉन्च करने में देर लगाएंगे, तो दैट इज पॉसिबल कि आपके जो कंपैटिटर्स हैं वो उससे पहले जो है वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दें. और डेफिनेटली फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस उसी को होंगे जो प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करेगा. लिहाजा अगर आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो then it will be able to compete well in the market, and then it is possible that you're able to capture the market initially and you got good revenues. तो एक स्ट्रैटेजी ये भी हुई लाइफ साइकिल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कि आप
टाइम टू मार्केट मिनिमाइज करते हैं। वैसे भी जब आप टाइम टू मार्केट मिनिमाइज करेंगे, यानी कि जल्दी एक प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में ले आएंगे, आपका लाइफ साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और जब लाइफ साइकिल प्रोलॉन्ग होता है, जब एक प्रोडक्ट ज्यादा अरसे के लिए चलता है, तो डेफिनेटली उसमें पॉसिबिलिटी होती है ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने की। देखें, आप जल्दी लेके आ रहे हैं मार्केट में, मिनिमाइज कर रहे हैं टाइम टू मार्केट, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली उसके रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा भी मैंने आपको बता दिया कि मिनिमाइज करने से एक फायदा ये होगा कि आप अपने कंपैरेटर के जो कंपटीशन है उससे थोड़ा सा बच जाएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे एंड मोर स्टफ लाइक दैट। तीसरा पॉइंट है मिनिमाइज द ब्रेक इवन टाइम, ब्रेक इवन पॉइंट। A break-even point as a student of management accounting, you know, is the point where total revenue equals total cost. एक और definition होती है where contribution margin equals fixed cost. तो अब आप अगर चाहते हैं कि अपने लाइफ साइकिल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको ब्रेक इवन पॉइंट को मिनिमाइज करना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट को मिनिमाइज करने जल्दी 6 माह में साथ करना होगा। अब डेफिनेटली ब्रेक इवन को पॉइंट को रिड्यूस करना ये हर कंपनी की ख्वाहिश होती है, लेकिन किस तरह पॉसिबल होगा, तो इसके लिए कई स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं विच आर पॉसिबल। कोई एक फिक्स तरीका तो नहीं है। अब उसमें एक तो ये हो सकता है कि आप अपनी प्राइस गिरा दें, जब प्राइस गिराएंगे तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो है आपको कम कौन की वजह से पॉसिबिलिटी है कि आप जल्दी ब्रेक इवन कर लें। ठीक है जी। उसके बाद हायर प्राइस वुड बूस्ट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर आप प्राइस हाई चार्ज करते हैं तो उससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बूस्ट हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन आपने सीवीपी एनालिसिस में तमाम जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं वो पड़ी हुई हैं, मैं दोबारा एम्फसाइज यहाँ पे इतना नहीं करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आपका सेल वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब तो ये कंपनी ने देखना है और कंपनी ने अपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको देखना है, डिमांड एंड सप्लाई को देखना है, कंपैरेटिव फोर्सेस को देखना है और फिर उसके बाद उसने स्ट्रैटेजी बनानी है कि उसने मार्केट को पेनिट्रेट करना है या मार्केट शेयर गेन करना है या उसका मसला क्वालिटी इमेज के साथ है, तो उन स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड। लेकिन कोशिश क्या करेगी वो कंपनी, कोशिश ये करेगी कि वो ब्रेक इवन पॉइंट जल्द से जल्द अचीव कर ले। अगर वो जल्द से जल्द ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेगी, आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट्स होते हैं, तो जितना जल्दी ब्रेक इवन हो गया उतना जल्दी आप रिटर्न्स की तरफ जाएंगे, प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है which can be used to maximize the life cycle returns. अच्छा, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट, मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल इटसेल्फ। अच्छा, अब डेफिनेटली कल भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये पॉइंट रेज किया था कि अगर मैच्योरिटी स्टेज पे आप कुछ ऐसे एक्शंस कर लें, कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स कर लें प्रोडक्ट के डिजाइन में जिससे प्रोडक्ट जो है वो उसकी डिमांड दोबारा से क्रिएट हो जाए, तो क्या फिर भी हम डिक्लाइन की तरफ जाएंगे? तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, आप डेफिनेटली अगर आप एक प्रोडक्ट में नई जान लेके आ जाते हैं तो उसकी नई डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो डिक्लाइन में जाने से बच जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि आप जो है प्रोडक्ट की एक्सटेंड लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं बाय introducing new features into the product or by introducing uh, uh, through research and development by introducing new features। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट की जो लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाएगी। इसको बिल्कुल यूं समझें कि आपका एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल यूं जा रहा था, उसके बाद ये अब ये डिक्लाइन की तरफ आने लगा, तो आपने इसको ऐसा इसमें चेंज किया कि इससे अल्टीमेटली इसकी थोड़ी सी ये डायग्राम शायद गलत हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं।
क्योंकि ये डिक्लाइन की तरफ चला गया है। सो दिस इज लाइक दैट कि ये मेच्योरिटी की तरफ आया, उसके बाद अब इसने डिक्लाइन की तरफ आना था, लेकिन आपने इसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए जिसकी वजह से इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो होने की बजाय इट गोज फर्दर अप। सो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, लाइफ साइकिल यहाँ से यूं जाना था, लेकिन लाइफ साइकिल अब यहाँ से यूं जाएगा, तो होगा क्या कि अल्टीमेटली लाइफ साइकिल जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो देखें, प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में ले आए, लाइफ साइकिल तब भी एक्सटेंड हो जाता है। प्रोडक्ट को मार्केट से डिक्लाइन होने से बचा लें, तब भी लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाता है। और लाइफ साइकिल एक्सटेंड होने से there are more chances that you are able to generate greater returns। ठीक है जी, तो ये पॉइंट भी अब हमारा हो गया। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। आफ्टर दिस इलस्ट्रेशन, मैं इस इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हुए आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन अभी टाइप ना कीजिएगा, जब मैं आपको कहूँ तब टाइप। और इसमें हमें कुछ नहीं है, सेल्फ इलस्ट्रेशन है, चीजें करके दी हुई हैं, सिर्फ हम इसको समझ लेते हैं कि year product life cycle, the following are the yearly cost estimated for the entire length of the package life। तो आप देखें, year 1 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, year 2 में डिजाइन की कॉस्ट है, year 3 में प्रोडक्शन कॉस्ट है, और वो प्रोडक्शन कॉस्ट year 4 में भी है, year 5 में भी है, फिर मार्केटिंग कॉस्ट है year 3 4 5 6 में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 3 4 5 6 में, और फिर कस्टमर सर्विस कॉस्ट है 3 4 5 6 में। अब अगर ये कंपनी लाइफ साइकिल कॉस्ट बेसिस पे ऑपरेट करती है, तो ये क्या करेगी, ये अपनी तमाम कॉस्ट को ऐड अप करेगी। तो नीचे ये तमाम कॉस्ट है वो ऐड अप हुई हुई हैं। क्या की हमने 500 सालों की R&D इकट्ठी कर ली, 500 साल की डिजाइन की कॉस्ट इकट्ठी कर ली, 500 साल की प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूमुलेट कर ली, 500 साल की मार्केटिंग कॉस्ट एक्यूमुलेट कर ली, 500 साल की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और 500 साल की कस्टमर सर्विस कॉस्ट, एंड दिस फिगर is the figure of the life cycle cost। चलें जी, फिगर आ गई, अब इसका मतलब क्या है। So life cycle costing clearly takes into consideration the cost of the package incurred during the entire life cycle, और ये आई 1.5 million से ज्यादा। Accordingly, from life cycle costing, the management can know whether the revenue earned by the product। अब आपको पता है कि फिर क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, आपने ये देखना है कि रेवेन्यू कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या जो रेवेन्यू जो आपको आएगा, क्या वो इतना है कि उससे कॉस्ट कवर हो रही है। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको किस तरफ जाना है, आपको उस तरफ जाना है कि आपने देखना है कि क्या मजीद कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है। और उसके लिए आपको भी मैंने बताया, देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जिसके अंदर आप कुछ कॉस्ट को डिजाइन स्टेज पे आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में लेके आ सकते हैं, प्रोडक्ट को लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो कॉस्ट रिडक्शन में फिर क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिसमें टेस्टिंग कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकें, जिससे आपके R&D की कैटेगरी में कुछ कमी आ सकती है। फिर प्रॉपर प्लानिंग और टाइट कंट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम की जा सकती है, हैंडलिंग की कॉस्ट कम की जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, वेल ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग मिला के डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम की जा सकती है। तो पॉइंट ये है कि चूंकि अभी आप प्लानिंग के फेज में है, राइट, क्योंकि ये टूल भी कॉस्ट प्लानिंग का है, राइट, तो हमने अभी से पूरे लाइफ साइकिल की कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया और पूरे लाइफ साइकिल के रेवेन्यूज को एस्टिमेट कर लिया। तो अभी हम कुछ कर सकते हैं, हम इस डिजाइन कॉस्ट को भी नीचे ले सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी नीचे लेके आ सकते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट को भी नीचे लेके आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी नीचे लेके आ सकते हैं, कस्टमर सर्विस कॉस्ट को नीचे लेके आ सकते हैं। इवन हम किसी हद तक, जो तो ऑलरेडी लग चुकी है वो नहीं, जिसने अभी कुछ लगना है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट को भी नीचे लेके आ सकते हैं। सो वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट बाय अडॉप्टिंग वेरियस आइडियाज। और ये आइडियाज, प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो प्रॉब्लम है। अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की ब्यूटी यही है कि ये आपको बता देता है पहले ही कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे बताता है, जब आपको पता ये लग जाए कि थ्रू आउट लाइफ साइकिल कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यूज कम है, तो ये प्रॉब्लम है। जब आपको
प्रॉब्लम का आज पता लग गया, आप सोल्यूशन भी आज निकाल लेंगे। अदरवाइज आप अगर इस एनालिसिस के किए बगैर आगे चलते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। अब यही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि these opportunities for cost reduction are unlikely to be found when management focuses on maximizing profit in period by period basis। अब अगर ये कंपनी periodic basis पे ही चल रही होती और periodic basis पे ही profit loss निकाल रही होती तो फिर शायद cost reduction की opportunities इनको ना पता लगती, ये उस तरफ ना जाते, क्योंकि periodic basis पे हो सकता है इनको profit आ रहा हो और वो समझें कि नहीं जी प्रॉफिट है, जबकि लाइफ साइकिल बेसिस पे लॉस होना हो। तो पीरियोडिक एनालिसिस इज हैज सर्टेन लिमिटेशंस, और यही बात हमने बार बार की है। एक लास्ट पॉइंट बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस। अब चलें, मेरे ख्याल में पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर मैं ये वाली बात अब आखिर में करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये वाला पॉइंट है वो कवर हो गया, where I wanted to talk about the maximizing return over the product life cycle। हमने ये बात डिस्कस कर ली कि अगर हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है, हमने अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है तो व्हाट आर वेरियस वेज। सो लेट मी टेक सम क्वेश्चंस and then I will proceed with some other stuff. Okay ji, so questions. Ji, you can ask questions. So, आज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। Now what does it mean? अगर नहीं क्वेश्चन तो you can write all clear so that I can proceed forward. Yes, good. तो ये अच्छा है, आपने लिख दिया all clear, समझ आ गया। चलें जी, एक क्वेश्चन भी बीच में आ गया और let me take that question. Sir, life cycle revenue तो फाइंड कर नहीं रहे हम जी। अब ये एक इलस्ट्रेशन है और अब हर चीज, हर इलस्ट्रेशन में या हर क्वेश्चन में हर चीज तो फाइंड नहीं की जाती। वैसे भी चूंकि ये कॉन्सेप्ट, बस प्लीज मेरे ख्याल में आई गॉट क्वेश्चन, सो मैं अब इसको बस रिस्पॉन्ड कर दूं। जी, ये कह रहे हैं जी रोजा लगा हुआ है और समझ भी आ गई है, तो रोजा तो मुझे लगना चाहिए भाई, बोल तो मैं रहा हूँ। एनीवेज, आप सुन रहे हैं, सुनने में भी काफी एनर्जी यूज होती है। ओके, सो मकसूद का सवाल है कि अच्छा प्लीज अब क्वेश्चन राइट करना छोड़ दें, क्योंकि फिर एक स्टेज आती है जब क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं। तो रेवेन्यू का जवाब मैं आपको ये दे रहा था कि चूंकि वैसे अब एक तो ये बात है कि एक इलस्ट्रेशन है तो उसमें कंप्लीट तो क्वेश्चन नहीं आया। अगर आ भी जाए तो रेवेन्यू इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्या करना है आपने, वो क्वेश्चन में बता देगा कि जी पूरे लाइफ साइकिल का ये रेवेन्यू। और दूसरा ये चीज नोट करें कि ये टेक्निक कॉस्टिंग की है, इसका जो ज्यादा एप्लीकेशन है वो कॉस्टिंग का है, तो इसलिए रेवेन्यू वाला पार्ट इतना क्वेश्चंस में आता भी नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आता। इतना आ भी जाए तो वो इतना सिंपल होता है कि आपने सिर्फ रेवेन्यू को एक्यूमुलेट करना होता है। सो मेजर एप्लीकेशन इज ऑन द कॉस्टिंग साइड। ठीक है जी, अब मैं आगे चलता हूं और बदर ने एक सवाल पूछ लिया है जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डज पीरियोडिक बेसिस मीन। मेरे ख्याल में बदर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप गूगल क्लासरूम में जो है वो पिछला लेक्चर को सुन लें, पीरियोडिक बेसिस आपको समझ आ जाएगा। मैं क्विकली इतना जरूर आपको बता दूं कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियोडिक बेसिस पे करते हैं, जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक साल की बनाते हैं। और चूंकि आपने एक साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी होती है तो आपको एक साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी बनाते हैं आप। तो पीरियोडिक बेसिस का मतलब ये है कि हम ट्रेडिशनली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फीड करने के लिए होती है, तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी जितने एनालिसिस हम कर रहे होते हैं वो भी पीरियोडिक बेसिस पे कर रहे होते हैं, व्हिच मींस फॉर वन पीरियड, वन ईयर। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जरा इससे आगे चला जाता है, और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ये कहता है भाई एक साल की स्टेटमेंट ना बनाएं, बल्कि पूरे लाइफ साइकिल की बनाएं, तब पता लगेगा कि आप ठीक जा रहे हैं या आप ठीक नहीं जा रहे हैं, आपको कुछ एक्शंस लेने हैं। ठीक है जी,
आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा. मजीद समझना है तो पिछला लेक्चर ले लें. Now please stop asking questions and let me just go through the final point of my theory, and then I will do some practice question. अच्छा जी, अब इसमें एक आखिरी चीज रह गई और वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड स्ट्रेटजी. देखिए, आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो जब तक आप चीजों को स्ट्रेटजी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा. गो के आपका काम चल जाएगा, जितनी बातें मैंने बता दी हैं वो मोर देन एनफ, और उससे आप क्वेश्चंस भी कर लेंगे. लेकिन लेट्स थिंक अबाउट द लिंक ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद द स्ट्रेटजी. तो देखें जी, इसके अंदर आपको अगर अपनी लाइफ साइकिल कॉस्ट का आइडिया होगा तो आप एक बेहतर प्राइसिंग स्ट्रेटजी की तरफ जा सकते हैं. तो एक क्लियर कट लिंक जो बनेगा आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, वो बनेगा प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ. तो आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बना सकते हैं इफ यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट. कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लाइफ साइकिल कॉस्ट को देखते हुए अपनी प्राइस को कम भी कर दिया था, और शुरू में हम पेनिट्रेशन की तरफ चले गए थे. हम जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही करेंगे, कि हमेशा हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखते हुए पेनिट्रेशन की तरफ चले जाएंगे. प्राइसिंग के लिए बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है. बट यहाँ पे अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट का बेहतर पता होगा तो हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो वेरी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम शुरू में प्राइसेस हाई कर सकते हैं ताकि हमें हाई रिटर्न्स मिलें, लेकिन ये हम उसी वक्त करेंगे जब हमें ये लगेगा कि इस तरह करने से प्रोडक्ट की डिमांड एज सच उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा. ग्रोथ स्टेजेस में हम अपनी प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं. मेच्योरिटी स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, चूंकि सेल स्लो डाउन होगी तो हम अपने प्रोडक्ट्स में कुछ अपग्रेड्स लेके आ सकते हैं, और डिक्लाइन स्टेज पे हमें प्राइसेस को मजीद कट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन सेल्स. अब हम कतन ये नहीं कह रहे कि हमेशा ऐसे ही करना है कि हमेशा इंट्रोडक्शन पे प्राइस हाई कर दो, हमेशा ग्रोथ पे प्राइस रिड्यूस कर दो. लेकिन एक थोड़ा सा हम ये कहना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द फैक्टर व्हिच यू विल हेल्प यू इन devising your pricing strategy is your awareness of the life cycle cost. ठीक है जी. तो अब अगर मुझे आइडिया है कि मेरी लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है वो बहुत कम पड़ती है, तो मैं शुरू में लो प्राइसेस की तरफ भी जा सकता हूँ इन ऑर्डर टू गेन द मार्केट शेयर. बट जनरली एक फिनोमेना है कि अगर आपका प्रोडक्ट नया है और आप की जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो बेशक लो भी हो, तो आप शुरू में आप क्या कर सकते हो, आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो. शुरू में हाई प्राइस चार्ज करने का आपको क्या फायदा होगा, आपके जो रेवेन्यूज हैं वो शुरू में ज्यादा आएंगे, और जब रेवेन्यूज शुरू में ज्यादा आएंगे तो फिर आपका शुरू में जो प्रॉफिट है, रिटर्न है, वो ज्यादा होगा, आपका ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा. तो अगेन यहाँ से हम इसको लिंक कर लेते हैं उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि आपने किसी तरीके से लाइफ साइकिल रिटर्न को जो है वो मैक्सिमाइज करना है. अच्छा जी, इस पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं कुछ कमेंट्स ले लूं. आई डोंट थिंक सो इस पे कोई कमेंट आया. अच्छा, अब एक तो ये आपने पढ़ लिया. दूसरा मैं आपको रेकमेंड करूंगा गो गो की ये चीज अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे बीबीबी P2 सीमा की किताब में कुछ जरा मजीद आगे बढ़ के कुछ चीजें लिखी हुई हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से. तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा ऑन योर ओन पढ़ लें तो आपको जरा बेहतर आइडिया हो जाएगा. इसमें उन स्ट्रेटजीज को जरा प्रोडक्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सेग्रीगेट किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ये कहते हैं जी इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्राइसेस आर जनरली हाई, और आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे होते हैं, मार्केट स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन जो है विल बी सिलेक्टिव, प्रमोशन विल बी एमिंग एट ब्रांड अवेयरनेस. शुरू में आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ज्यादा प्रमोट करना है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है. ठीक है जी. तो ग्रोथ स्टेज पे फिर क्या होता है, ग्रोथ स्टेज पे आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूव, ऑल्टरनेटिव पैकेजिंग की तरफ जाते हैं, प्राइसेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं टू स्टिमुलेट डिमांड.
डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मजीद इंटेंसिव हो जाती है, प्रमोशन विल बी मोर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द ब्रांड। अच्छा, अब ये चीजें मैं इतनी तेजी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि दिस इज फॉर योर कंजम्पशन। ये अब उस स्टूडेंट के लिए जो मजीद चीज़ों को आगे जाके और चीज़ों को, क्योंकि आप साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको एक एक थोड़ा सा अ, अ, एक सैर करा रहा हूँ कि अगर आपने मजीद अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर करना हो कि इस कॉन्सेप्ट का स्ट्रैटेजी के साथ लिंकेज है, चाहे वो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी हो या चाहे वो मार्केटिंग की अदर जो मिक्स से रिलेटेड चीजें हैं कि प्रोडक्ट को कब डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट मार्केटिंग कब ज्यादा होनी चाहिए, कब कम होनी चाहिए। तो उसके लिए डेफिनेटली अगर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बेहतर आइडिया है और आपको ये पता है कि इस वक्त आपका प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल की किस स्टेज से गुजर रहा है, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को यूज करेंगे। अगर वो ग्रोथ स्टेज में है तो चॉइसेस ग्रोथ स्टेज वाली होंगी, अगर वो डिक्लाइन स्टेज में है तो चॉइसेस डिक्लाइन स्टेज वाली होंगी। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा ऐसे ही होता है कि ग्रोथ स्टेज में हमेशा यही स्ट्रैटेजी लगेगी और डिक्लाइन स्टेज में हमेशा यही स्ट्रैटेजी लगेगी। Strategy का लगना is very much dependent on the business environment and it very much dependent on the actions of your competitors. So it's a very dynamic process. You cannot reduce it to certain points. तो इसको इतना आपने variable रखना है। तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा and I conclude this point here. इसमें से मेजर बात याद रखने वाली जो है वो प्राइसिंग के हवाले से है। आपने ये बात याद रखनी है कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे आप मुख्तलिफ प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेजेस पे आप जनरली हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, ग्रोथ स्टेजेस पे आप चूंकि कंपटीशन बढ़ जाता है प्राइस को कम कर सकते हैं, मैच्योरिटी पे आप प्राइस को ऑब्वियसली मजीद कट करते हैं और आप अपग्रेड्स लेके आने की कोशिश करते हैं जिससे आप उस फेज को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। और डिक्लाइन स्टेज पे अल्टीमेटली आप अल्टीमेटली प्रोडक्ट विड्रॉल की तरफ जाते हैं और जो बचा कुचा माल है उसको बेचने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली दिस इज लिंक्ड विद दी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे अगेन अगर आपका कोई क्विक क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ, अदरवाइज आई एम मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज मेन हमारा काम यही था कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। जी, आई कैन टेक few quick questions. Proceed with numericals, समझ आ गया। Sir, can this theory be applied to industries? सर जी बिल्कुल, ये जितनी भी आप थ्योरीज पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्रीज के लिए तो हैं, ये बिल्कुल अप्लाई होती हैं और कंपनीज इसको अप्लाई करती भी हैं। ठीक है जी। तो so let's now proceed with the numericals। अब उसके लिए मैंने आपको एक सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिया था और एक क्वेश्चन और है, मैं ले लेता हूँ। देयर इज टू लिटिल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज, हाउ कैन वी चार्ज हाई प्राइसेस? जी अब देखिए अदील, अच्छा सवाल है। अभी हमने आगे जाके प्राइसिंग भी पढ़ना है। मेरे ख्याल में मैं पढ़ाते हुए भी इस बात को बता चुका हूँ। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही करेंगे कि आप प्रोडक्शन स्टेज पे चाहे डिमांड नहीं है और आप हाई प्राइस चार्ज कर दें। पहली बात तो ये, क्या क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए बेशक डिमांड कम हो, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है तो आप मार्केट स्किमिंग कर सकते हैं, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मार्केट स्किमिंग का मतलब ये होता है कि जो भी थोड़ी बहुत डिमांड है उन्हीं से पैसे निकाल लें। देखें शुरू शुरू में जब एक चीज़ आती है, एक टेक्नोलॉजी आती है, एक नया फ़ोन आता है तो थोड़े लोग उसे अफोर्ड कर पाते हैं लेकिन वो अल्टीमेटली वो उसे खरीदते हैं तो हम उनसे हाई प्राइस चार्ज कर लेते हैं। तो मार्केट स्किमिंग इज़ वेरी मच पॉसिबल विद लो डिमांड। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं लो डिमांड भी है तो फिर आप स्टिल अगर आप समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर रहा और आप वही प्रोडक्ट लेके आ गए हैं जो आपके कंपेटिटर भी आपका वो प्रोडक्ट लेके आया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपने मार्केट में फिर पेनिट्रेट करना होगा, तो आपने अपनी डिमांड क्रिएट करनी है।
डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको प्राइस लो करनी पड़ेगी। मैंने आपको यही बताया कि ये जो डायनामिक्स हैं ये बड़े वेरिएबल होते हैं और इसमें आपको अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट का जरूर ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ था ना, वो वर्ड लिखा हुआ था जनरली, ठीक है। जनरली वी चार्ज हाई प्राइसेस एट द इंट्रोडक्शन से, ताकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है जी पता नहीं लाइफ साइकिल कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, तो फटाफट आप जो है कमा के ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी ले आओ और इससे आपके रिटर्न्स। तो जनरली ऐसा होता है, बट आई एम नॉट सेइंग हमेशा ऐसा होता है। आपको देखना पड़ेगा, आप नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, कंपेटिटर की पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप मार्केट स्कीमिंग की बजाय पेनिट्रेशन की तरफ भी जा सकते हो, आप डिमांड क्रिएट करने की कोशिश भी कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली दैट वाज द आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलिए जी, लाइक डीसी इन्वर्टर, एसी चार्ज हाई प्राइस प्रोडक्शन, ये बिल्कुल यही मैं बताना चाह रहा था कि जब एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, आप मार्केट स्कीमिंग कर सकते हैं, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ओके जी, नाउ होल्ड ऑन प्लीज एंड लेट मी मूव ऑन टू दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, इसमें से कंसिडरिंग द टाइम मुझे लगता है कि एक ही सवाल होगा, तो बाकी बाद में कर लेंगे। तो पहला सवाल देख लेते हैं। 4 सवाल मैंने आपको टोटल दिए थे, कुछ आईसीएमपी के एग्जाम में से हैं और कुछ एसीसी के एग्जाम में से हैं, तो बाद में और भी आपको दे देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आपको पता मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को इस साइड पे ले जाता हूँ और आपके सोल्यूशन को इधर हम करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है जी, जरा हमने इसको रेडी कर लिया। ओके जी, पेन थिंकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। Just give me a second to make it ready. Okay, I don't know why it is not allowing me to ink. चलें इसका कुछ और solution करते हैं। आज मुझे इंक नहीं करने दे रहा, क्यों नहीं करने दे रहा जी? चले, तो इसका नुकसान ये होगा कि अब मैं आपको क्वेश्चन पे हाईलाइटिंग नहीं कर सकूंगा, बट स्टिल आई कैन राइट ऑन दी नोट्स। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, आप मेरे साथ इसको पढ़ें। फिट कंपनी स्पेशलाइजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्मॉल रेंज ऑफ हाई टेक प्रोडक्ट्स। अब देखिए, नोट करें, अभी मेरे पास इंकिंग करने देता तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता। क्या कर रहे हैं जी, हाई टेक प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाई टेक प्रोडक्ट फॉर द फिटनेस मार्केट, आर करंटली कंसिडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ फिटनेस मॉनिटर व्हिच वुड बी दी वन ऑफ इट्स काइंड इन द मार्केट। अब देखें, क्वेश्चन में ना ऐसे इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। कल अगर आप ये आपसे क्वेश्चन में कोई ऐसी बात भी पूछ ले कि जी आप कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 इशारे ऑलरेडी मिल चुके हैं हमें। एक तो हाई फिटनेस मार्केट, हाईटेक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इससे पहले इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो डेफिनेटली अब मैं यहाँ पे इसको बड़ी आसानी से, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है नीचे, मैं इसको मार्केट स्कीमिंग सजेस्ट कर दूंगा। So this is how we look into the business environment as well. We look into the context of the question as well. It would take 1 year to develop. एक साल लगेगा develop होने में. With sales then commencing at the beginning of the second year. Sale दूसरे साल से start होगी. The product expected to have a life cycle of 2 years. 2 साल का life cycle है और फिर उसको हम इसको replace कर देंगे with a technologically superior product. ये प्रोडक्ट खत्म कर देंगे, एक नया प्रोडक्ट ले आएंगे जो इससे टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होगा।
अब ये इसके कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं, पहले साल में रिसर्च की कॉस्ट, डिजाइन की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, दूसरे साल में फिर मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, फिर सेलिंग की कॉस्ट है। अब आपको पता है, और रिक्वायरमेंट क्या है जी, रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट क्या है जी, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट लाइफ साइकिल कॉस्ट per unit. Now this requirement is very much straightforward. करना क्या है, लाइन बाय लाइन जिस तरीके से वहां पे कॉस्ट आ रही है बस इकट्ठा करते जाएं, ठीक है जी। तो सबसे पहले वहां पे कॉस्ट आ रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और वो कितनी है, 1,60,000। तो मैं 1,60,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद जो कॉस्ट वहां पे मुझे नजर आ रही है वो है प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है जी, और ये कितनी है, 800,000। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 800,000, ठीक है जी। उसके बाद मुझे कॉस्ट नजर आ रही है मार्केटिंग, सो मार्केटिंग कॉस्ट। अच्छा, अब मार्केटिंग कॉस्ट पहले साल में भी है, दूसरे साल में भी है, तीसरे साल में भी है, तो तीनों को आप प्लस कर लो। जब तीनों को आप प्लस करोगे तो दैट इज दी टोटल 45,50,000, 3.95 मिलियन, ठीक है जी। मैंने क्या किया, एक्यूमुलेट कर लिया। इसी तरीके से अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आ जाओ। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपके पास, अच्छा अब इसमें सबसे आसान ये होता है कि पहले फिक्स वाली, क्योंकि उसमें अमाउंट होती है तो सबसे पहले फिक्स वाली आप चीजें अलग करना शुरू हो, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिक्स्ड जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं वो यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे अमाउंट की फॉर्म में दी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, 6,50,000 और 12,90,000 को जमा कर दूंगा। 6,50,000 और 12,90,000 को जब मैं जमा करूंगा तो ये 19,40,000 बनता है। तो ये क्या जी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैं यहाँ पे फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी ऐड कर लेता हूँ, फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वेरिएबल फिर हम इकट्ठी बाद में कर लेते हैं। तो फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हमें गिवन है और टोटल की फॉर्म में गिवन है, 1,20,20 और 1,20,000, तो दोनों जमा कर लिया तो ये आ गया 2,40,000। फिर एक और कॉस्ट है, वो फिक्स सेलिंग कॉस्ट है, तो मैं ये कॉस्ट भी क्यूमुलेट कर लेता हूँ। तो 1,80,000 और 1,80,000, 3,60,000, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, तो इसको भी हम क्यूमुलेट कर लेते हैं। और ये कितनी है, 2,00,000, 9,00,000 और 15,00,000, तो ये बन गई 26,00,000, ठीक है जी। अब क्या रह गई थी, अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट रह गई थी। तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और हम लेते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, एक सिर्फ आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं नहीं करूंगा, आप खुद ही इसको कर सकते हैं, मेरा टाइम लगेगा, आई डोंट थिंक सो दैट इज इम्पोर्टेंट। मैंने एक मैसेज भी डाला था कि रेपिटेटिव स्टफ को हम इतनी अहमियत नहीं देते। तो वेरिएबल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किस तरह निकालेंगे, आपके पास यूनिट्स दिए हैं, ठीक है, ये आप देखें 1,00,000 और 2,00,000, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, 40 से और 42 से। तो एक दफा करके दिखा देता हूँ, 1,00,000 इंटू 40 प्लस 2,00,000 इंटू 42, तो ये जो भी कॉस्ट आएगी इसको आप एक्यूमुलेट कर लें और यहाँ पे लिख दें, ठीक है। नाउ आई एम नॉट गोना मल्टीप्लाई दिस फॉर द नेक्स्ट ऑफ दी थिंग्स। हाँ, अब वो मैं ऐड कर देता हूँ। आगे क्या था, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इसी तरीके से जब आप वो वाली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो बनती है 13,00,000। और फिर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, जब हम मल्टीप्लिकेशन बनेंगे करेंगे तो वो बनती है 9,40,000। तो ये हमने सारी की सारी कॉस्ट ऐड अप कर दी। जब मैं ये सारी कॉस्ट ऐड अप करूंगा तो ये टोटल बनता है 24,960,000। ये टोटल किस चीज का है, ये लाइफ साइकिल कॉस्ट का टोटल है, हमने एक्यूमुलेट कर दिया। अब उसने पूछा था पर यूनिट बता दें, तो पर यूनिट के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट्स पे। नंबर ऑफ यूनिट्स 1,00,000 और 2,00,000 3,00,000 है, तो इसको मैं 3,00,000 पे जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट आती है वो आती है 82.30 डॉलर। तो ये एक रिक्वायरमेंट थी 6 नंबर की, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट थी, सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी। जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है
जिसको पता है कि क्या करना है और क्या करना है जी, सिर्फ कॉस्ट को क्यूमुलेट करना, वो इसको आराम से कर लेगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है। आप कोई बदकिस्मत हो और उससे मल्टीप्लिकेशन ना हो और एडिशन ना हो तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट द थिंग इज दिस के इसमें आपने कॉस्ट को क्यूमुलेट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो बी रिक्वायरमेंट है, दैट इज समथिंग विच इज टेक्निकल। यहाँ पे अब टेक्निकल भी कैसे होगी, और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर अब लर्निंग कर्व आ गया है। अच्छा, अब लर्निंग कर्व अभी आप देखिएगा कि लाइफ साइकिल के अगले क्वेश्चन में भी बहुत दफा है। तो लर्निंग कर्व की एक एप्लीकेशन तो वो थी जो मैंने आपको इससे पहले आपको क्वेश्चंस कराए कि अच्छा लर्निंग कर्व के ही क्वेश्चंस करने पड़े, कि मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था कि लर्निंग कर्व आपको आगे आने वाले ऑलमोस्ट हर टॉपिक में फेस करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग अभी मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं आज के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में, और वो अभी लर्निंग कर्व रिवाइज नहीं कर पाए, आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो जो पहले 2 लेक्चर्स हैं लर्निंग कर्व के वो पढ़ लें, क्योंकि अब जब मैं आपको ये हिस्सा कराऊंगा इस क्वेश्चन का, तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि सर ने ये लर्निंग कर्व वाला मामला कैसे कर लिया। तो लर्निंग कर्व इस टॉपिक में भी चलना है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। अगला टॉपिक टारगेट कॉस्टिंग आएगा, तब भी लर्निंग कर्व चलना है। तो प्लीज गेट होल्ड ऑफ दैट। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, बी पॉइंट। तो इसको अंडरस्टैंड करें। आफ्टर प्रिपेयरिंग द कॉस्ट एस्टिमेट्स अबव, उन्होंने कहा जी अब आपने कॉस्ट एस्टिमेट बना लिए, द कंपनी रियलाइजेस that it has not taken into account the effect of learning curve on the production process. अब कंपनी ने सोचा कि ये हमने एस्टिमेट्स तो लगा लिए हैं और हमने लाइफ साइकिल कॉस्ट भी निकाल ली है, लेकिन इसमें हमने लर्निंग का तो इफेक्ट देखा नहीं। अब जब प्रोडक्शन हमारी पहले साल 1 लाख है और फिर 2 लाख है, तो जाहिर बात है इतना जब हमने रेपिटेटिवली यूनिट्स को बनाया है तो लर्निंग इफेक्ट्स भी तो आए होंगे। तो वहां पे फिर आगे उन्होंने हिसाब लगाया कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट अबव of rupees 40 in year 2 and 42 in year 3 include a cost for 0.5 hours of labor. तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो ऊपर आपको कॉस्ट दी हुई है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, और वो कितनी दी हुई है मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ईयर 1 और ईयर 2 की 40 और 42 दी हुई है, एंड दैट इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके अंदर वो कहते हैं जी कि लेबर के 0.5 आवर्स शामिल हैं। 0.5 आवर्स, 0.5 आवर्स की जो कॉस्ट है वो इस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल है। बाकी वो कहते हैं जी जो द रिमाइंडर ऑफ द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट ड्रिवन बाय लेबर आवर्स। सॉरी, आई रिपीट द वर्ड्स कि जो इन 40 and 42 in year 2 and 3, ठीक है जी, is includes a cost for 0.5 hours of labor. The remainder of the variable manufacturing cost is not driven by labor hours. ठीक है जी, ये 0.5 hours से मुतल्लिक जो cost है वो labor hours से driven है, और बाकी cost is not driven by labor hours. The year 2 cost per hour for labor is 24. Cost per labor hour यानी कि 1 घंटे की कॉस्ट जो है वो ईयर 2 में 24 है और ईयर 3 में 26 है। ठीक है जी। Subsequently, it has now been estimated, although the first unit is expected to take 0.5 hours. The first unit, अब यहाँ पे वो वाली vocabulary आना शुरू हो जाएगी। First unit takes 0.5 hour. A learning curve of 95%, तो यहाँ पे रेट क्या हो गया जी 95%, is expected to occur until the 100th unit has been completed. So learning ceases at 100th unit. अब अगर मैं आपको ये बात समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि पहले यूनिट पे तो 0.5 आवर्स लगेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप डबल करोगे 2 यूनिट बनाओगे तो 95% से टाइम कम हो जाएगा। जब आप 4 यूनिट बनाओगे फर्दर 95% से कम हो जाएगा, फर्दर वो 95% रह जाएगा। जब आप उससे फर्दर डबल करोगे, और कब तक ये लर्निंग का इफेक्ट चलता रहेगा 100वें यूनिट तक, उसके बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इस सारे का इम्प्लीकेशन क्या है? इस सारे का इम्प्लीकेशन ये है कि अब हमें जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी रिवाइज करनी है,
और कैलकुलेशन रिवाइज करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो है टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको जरा अगर हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी का जो इम्पैक्ट है वो लेबर पे है। वैसे तो चले हमें पता लग गया यहाँ से कि 40 की वेरिएबल कॉस्ट में 12 और लेट्स से 13 ये आपकी लेबर कॉस्ट है ईयर 1 की और ईयर 2 की। लेकिन अब चूंकि उसके अंदर लर्निंग इफेक्ट नहीं था, वहां पे हमने ये ज्यूम किया कि सारे के सारे यूनिट्स पे 0.5 आवर्स लगेंगे और ईयर 3 में सारे के सारे जो 2 लाख यूनिट्स बनाए हैं उस पर भी 0.5 आवर्स लगेंगे। अब चूंकि हम लर्निंग के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, अब हमारे आवर्स रिड्यूस होंगे। जब आवर्स रिड्यूस होंगे तो वो कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, रेट वही रहेगा लेकिन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अब हमें रिविजन्स करनी है और हमें टोटल लेबर कॉस्ट ओवर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल निकालना है। अच्छा, अब इसको हम अलग अलग करेंगे, ईयर 2 का मामला अलग करेंगे और ईयर 3 का मामला अलग करेंगे। तो आई एम गोना स्टार्ट विद ईयर 2। अब ईयर 2 में टोटल बने हैं 1 लाख यूनिट्स। अब मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सादा करके आपको समझाता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि 1 लाख यूनिट्स पे जो घंटे लगेंगे वो कितने लगेंगे जी, 5,000, सॉरी 50,000, ठीक है जी। क्योंकि पहले तो यही मामला चल रहा है कि 1 यूनिट बनाने पे 0.5 आवर्स लगते हैं। तो अगर मैं लर्निंग कर्व इफेक्ट ना इनकॉर्पोरेट करूं तो 50,000 और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 24 से। तो अभी जब मैंने लर्निंग के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो मेरी जो लेबर कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 12 लाख। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने लर्निंग के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट, लर्निंग इफेक्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा। पहले तो मुझे ये देखना है कि चूंकि लर्निंग 1 से 100 यूनिट्स तक है, 100 पे स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे अब मैं इस क्वेश्चन को, और मुझे 1 लाख तक जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को यूं करूंगा कि मुझे ये वाली कॉस्ट अलहदा कैलकुलेट करनी है, यानी कि मुझे ये देखना है कि 100 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट आएगी लेबर की, ये वाला मामला अलहदा है। और फिर जो अगले 99,900 यूनिट्स हैं उस पे लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि लर्निंग 100 यूनिट्स पे स्टॉप हो जाती है। अब इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, इसके लिए मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि 100 यूनिट्स पे कितना टाइम लगता है। तो y इक्वल्स a x b, y इक्वल्स पहले यूनिट में 0.5 आवर्स लगते हैं, 100 यूनिट्स पे कितना टाइम लगेगा, b उन्होंने खुद दिया हुआ 0.074005। तो 100 यूनिट्स पे जो मेरा एवरेज टाइम, कम्युलेटिव एवरेज लगेगा वो 0.3556 आवर्स पर यूनिट लगेगा। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 यूनिट बनाने पे 35.56 घंटे लग जाएंगे। अब ये तो मेरे पास एक चीज आ गई कि 100 यूनिट्स बनाने पे 35.56 घंटे लग जाएंगे। रिमेंबर, अगर ये लर्निंग इफेक्ट ना दिया जाता तो 100 यूनिट्स बनाने पे 50 घंटे लगने थे, अब 35.56 घंटे लग गए। अच्छा, अब मुझे एक और काम करना है, मुझे अब 99 यूनिट्स पे ये वर्किंग दोबारा करनी है ताकि मैं 100वें यूनिट का टाइम निकाल सकूं। तो मैं ये काम दोबारा करूंगा विद 99 और मैं ये टाइम निकालूंगा दोबारा। तो जब मैं ये दोबारा निकालता हूं तो दोबारा निकालने में मल्टीप्लाई बाय 99 ये आते हैं 35.23 घंटे। ये मैंने इसलिए किया 99 का ताकि मैं ये देख सकूं कि 100वें यूनिट पे क्या टाइम लगता है। तो 100th यूनिट पे जो अब टाइम लगेगा वो 100 यूनिट्स पे लगने वाले टाइम के टोटल और 99 यूनिट्स पे लगने वाले टाइम के टोटल के डिफरेंस के बराबर होगा और वो बनता है 0.33 आवर्स। अब जब मुझे ये पता लग गया कि 100वें यूनिट पे 0.33 आवर्स लगते हैं, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो बकिया 99,900 यूनिट्स हैं उस पे मल्टीप्लाई बाय 0.33 टोटल कितने घंटे लगेंगे, 32,967 आवर्स। तो अब वो जो दो चीजें मैंने आपको कही थी कि मुझे किस तरह सॉल्व करना है, मुझे इस तरह सॉल्व करना है कि 100 यूनिट्स पे कितना टाइम लगा, तो वो आ गया 35.56, और अगले 99,900 पे कितना टाइम लगा, तो वो हमने कैलकुलेट किया
967 32967। अब इसको अगर मैं टोटल कर लूं तो मेरे पास आता है 33,003 घंटे। ये क्या है जी? ये टोटल 1,00,000 यूनिट्स पे लगने वाले घंटे हैं। पहले कितने लग रहे थे? 50,000। अब हम लर्निंग इफेक्ट से कितने लगा रहे हैं? 33,003 घंटे। तो नेचुरली जब हमारे ये घंटे चेंज होंगे तो अब इसको जब मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी जो लेबर कॉस्ट है वो 7,92,072 हो जाएगी। पहले कितनी थी? 12 लाख। ठीक है जी, मैं भी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। वी लेफ्ट विद 5 मिनट्स एज वेल। ये वाली वर्किंग मैं जरा कंप्लीट कर लूं तो ठीक है जी। तो अब इस चीज को समझें कि जो लेबर की कॉस्ट पहले 12 लाख की पड़ रही थी, वो लेबर की कॉस्ट अब 7,92,072 पड़ रही है। ठीक है, यही सारी चीज जब आप ईयर 3 में करोगे, अब मैं ईयर 3 की वर्किंग इस वक्त नहीं कर रहा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन जब आप यही वर्किंग ईयर 3 में करोगे, अगर ना करते तो क्या होना था? 2 लाख यूनिट्स बनाने थे, 0.5 आवर्स लगने थे, टोटल 1,00,000 घंटे लगने थे, और ईयर 2 में 26 रेट था, 26 लाख का खर्चा आना था। ठीक है जी, लेकिन अब लर्निंग इफेक्ट है, तो लर्निंग इफेक्ट की वजह से आपके ईयर 2 में सिंपली क्या होगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.33, क्योंकि 100 यूनिट के बाद कितने घंटे लगते हैं? 0.33, तो 66,000 लगेंगे घंटे, और एक घंटे का रेट 26 है, तो ईयर 2 की जो वर्किंग आती है वो 17,16,000 आती है। ठीक है जी, ये आपने ईयर 2 की भी कैलकुलेशन रिवाइज कर ली। तो इस सारे को जब हम कॉस्ट में फिर लेके जाएंगे तो हमारी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो चेंज हो जाएंगी, और हमारी लाइफ साइकिल कॉस्ट पहले जितनी भी आ रही थी, हमारी जो रिवाइज लाइफ साइकिल कॉस्ट होगी वो 23398,072 हो जाएगी, जिसको मैं 3 लाख पे जब डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट $77.99 आएगी। और ये क्यों हुई रिवाइज? ये रिवाइज हुई सिर्फ लेबर की वजह से। और लेबर की कॉस्ट क्यों रिवाइज हुई? लर्निंग इफेक्ट की वजह से। जी, आई गेस इट्स बेटर कि अगर मैं अब आपके क्वेश्चन ले सकूं, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स वर्किंग थी, तो आई नो कि आप कहीं ना कहीं बीच में यू माइट गेट लॉस्ट, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको ये बात समझा दूं। ठीक है जी, so feel free to ask me questions. I'm looking at the question and answer box. अच्छा जी सर, 0005 है क्वेश्चन में, आपने 005 लिखा है। ये 005, अच्छा ठीक है, वो डोंट वरी अबाउट इट। ये बी की जो वैल्यू मैंने लिख दी है, मैं चूंकि साथ साथ आंसर्स को भी देख रहा हूँ तो मेरे इस आंसर पे नहीं फर्क पड़ा होगा। आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, जो वैल्यू वहां पे लिखी है वही लिखे। मैंने अगर एक जीरो बीच में से कम कर दिया है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आप उसको ठीक कर लीजिएगा जी। ईयर 2 की लास्ट 33,003 कैसे आया? ईयर 2 की लास्ट 33,003 कैसे आया? तो ईयर 2 का लास्ट 33,003 कैसे आया जी? 33,003 कहाँ गया जी? 33,003, ये बेसिकली पहले 100 यूनिट्स का टाइम है, और फिर अगले 99,900 यूनिट्स का टाइम, दोनों मिला के 33,003 होता है। ठीक है जी, उसके बाद सर वी नीड टू डाउनलोड दीज लेक्चर्स, हाउ टू डाउनलोड? मैंने ये बात पहले भी एक रिप्लाई में लिखी है कि लेक्चर डाउनलोडेबल नहीं है, आप सिर्फ इसको प्ले कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। तो डाउनलोड करने की आपको क्या जरूरत है? आपने लेक्चर सुनना है, सुन ले, डाउनलोड करने की इसमें क्या जरूरत है? ठीक है जी, लास्ट स्टेप समझा दें, मैं जी अभी समझाता हूँ, मैं जरा बाकी क्वेश्चंस भी देख लूँ। और लास्ट स्टेप, अच्छा मैं लास्ट स्टेप थोड़ा सा मैंने बड़ा वो इसके खा के किया है डेफिनेटली टाइम की वजह से, तो जिसकी वजह से आपको नहीं समझ आया होगा, लेकिन मैं अभी सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूँ तो आपको उसके अंदर क्लियरली ये मिल जाएगा। चलिए मैं लास्ट स्टेप ज़रा समझा देता हूँ और उसी पे मैं ये सेक्शन एंड कर दूंगा। ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया है, तो लास्ट सेशन को समझने के लिए आप ये देखें कि इस वक्त आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जब मैंने पहले लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की थी तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वेरिएबल वो है 12.4 मिलियन। ठीक है जी, 12,400,30, सो 12.4 मिलियन। अब इसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है,
जब आप इसको रिवाइज कर देंगे तो ये वाली जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है ये भी रिवाइज हो जाएगी। अब इसको रिवाइज क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर जो लेबर का एलिमेंट है वो चेंज हो गया, ठीक है जी। तो इसको रिवाइज जब आप करेंगे तो लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट ये था कि जब आपकी लेबर की कॉस्ट चेंज होती है तो उस लेबर की कॉस्ट से की चेंज होने से आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट में फर्क आ रहा है उसकी वजह से जो लाइफ साइकिल कॉस्ट में फर्क आ रहा है वो 23,339,8076 ये वैल्यू आ रही है। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली जो है वहां जाके जो उसकी वैल्यूज हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, उसमें से पुरानी वाली लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और नई वाली लेबर कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, वहां से आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू ले लें, उसमें पुरानी वाली लेबर की कॉस्ट माइनस कर दें, नई वाली लेबर की कॉस्ट ऐड कर दें, तो आपके पास रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। वो रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेने के बाद जब आप बकिया सारी कॉस्ट एड अप करेंगे तो रिवाइज्ड लाइफ साइकिल कॉस्ट आ जाएगी, और फिर उसके बाद जब आप 3 लाख पे डिवाइड करेंगे तो रिवाइज लाइफ साइकिल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये इस पे अब कल बात कर लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कल बात कर लेंगे। उसके बाद 2 और क्वेश्चन है, और अगेन उसमें लर्निंग का फिर आ रहा है, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है अगला, आईसीएमए के पेपर में आया हुआ है, इसको जरूर कीजिएगा। मैं आपको अगले सेशन में होपफुली करा दूंगा। और उससे अगला क्वेश्चन है, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन बड़े कंपैरेटिव किस्म के क्वेश्चन है, दे आर नॉट इजी, आपको टाइम लगेगा इसको समझने में और उसको करने में। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सोल्यूशन देख के इसको करने की कोशिश ना करें, पहले आप जो है वो अपना पूरा जोर लगाएं और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखें, ठीक है जी। तो दैट्स इट, एंड ये वीक आपका कंक्लूड हो गया। यू गॉट अ टाइम टू रिवाइज प्रीवियस थिंग्स। अगले वीक में कोशिश कीजिएगा जो लोग नए आए हैं वो ये सारे लेक्चर्स गो थ्रू कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।